क्लास 12 के लिए पी ब्लॉक में कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको दे रहे हैं। कृपया इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। फर्स्ट, इसमें एक क्वेश्चन है जो हम आपको कुछ भी एसिड देकर ये डिमांड करेंगे, बताओ इस एसिड की बेसिसिटी कितनी होती है। इसमें खासकर 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो गया H3PO4 की बेसिसिटी कितनी होगी, एक हो गया H3PO3 का कितना होगा, एक हो गया H3PO2 का कितना होगा। ये तीनों बहुत अच्छे प्रश्न हैं। खासकर नीचे के 2 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों का स्ट्रक्चर वाला आप पार्ट देखें तो इसमें 3OH3 पोलर बॉन्ड है और एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट। ये तीनों H+ आयन देते हैं, इसलिए इनकी बेसिसिटी 3 होती है। इनके स्ट्रक्चर को आप लें तो यहां पर ये एक बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये हो गया H3PO3। इसमें 2 पोलर बॉन्ड हैं, 2 H+ आयन निकलेगा, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 2 होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। H3PO2, इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना होता। इसमें 1 पोलर बॉन्ड है, मतलब डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, और सिर्फ एक ही H+ आयन। इस दोनों से H+ नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों की निगेटिविटी बराबर है, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 1। और यहाँ से याद रखने के लिए एक टेक्निक लगाइएगा। फास्फोरस के एसिड में जितने ऑक्सीजन हैं उससे एक कम बेसिसिटी होगी। 2 ऑक्सीजन बेसिसिटी 1, 3 ऑक्सीजन बेसिसिटी 2, 4 ऑक्सीजन बेसिसिटी 3। ये एक टेक्निक लगा लीजिएगा तो बेसिसिटी संबंधित बातें आपकी पूरी हो जाएंगी। बेसिसिटी होता क्या है, कोई भी एसिड जितना H+ आयन देता उसको उस एसिड का बेसिसिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आइए। H3PO2 में अभी तुरंत हमने बता के दिया, इसमें एक H+ आयन मिलेगा तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, इज इक्वल टू 1। खाली ध्यान देते चलिएगा। अभी तुरंत हमने ये भी बताया H3PO4 की बेसिसिटी कितनी होगी, 3। फिर नेक्स्ट आई, फिर आपसे इसी में सवाल पूछा गया कौन सा एसिड है जो डाई बेसिक एसिड है, मतलब 2 H+ आयन देगा। इसमें तो एक ही H है, ये कभी नहीं देगा। इसमें भी एक H है, ये भी कभी नहीं देगा। इन दोनों का स्ट्रक्चर बनाए तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बनेगा, H2SO4। और H3PO4 का तो अभी तुरंत हमने आपको बता के दिया, इनके स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार के बनेंगे। इसका मतलब हो गया इसमें 2 H+ आयन मिलेगा, मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 2। दिस इज द आंसर। तो बेसिसिटी संबंधित सवाल को आप आराम से करते जाएं। कौन सा एसिड ऐसा है जिसकी बेसिसिटी 1 है, तो स्वाभाविक है ये तो अभी तुरंत मिल गया, नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आपको स्ट्रक्चर में बता दिए इसकी बेसिसिटी 2 होगी, इसमें 1 हाइड्रोजन, इसकी बेसिसिटी 1 होगी। दिस इज द आंसर। आराम से इसको देख सकते हैं। फिर यहाँ पूछा गया कौन सा एसिड है जिसकी बेसिसिटी 3 होगी, तो यहाँ तो एक ही हाइड्रोजन नहीं, 2 हाइड्रोजन नहीं, यहाँ 3 हाइड्रोजन, लेकिन शुरू में ही हमने बता दिया ऑक्सीजन से 1 कम, इसलिए ये नहीं होगा। दिस इज द आंसर, C नंबर, ये आपको आंसर मिला। नेक्स्ट आइए। अगला पूछा गया बेसिक कैरेक्टर के बारे में। तो ऊपर से नीचे आने पर जो हाइड्राइड होते हैं, याद रखिएगा उनका बेसिक गुण जो होता वो डिक्रीज होता चला जाता है। तो सबसे अच्छा जो बेसिक गुण होता, जैसे मान लेते हैं वो आपका वाटर में अच्छा बेसिक गुण होगा। फिर आप अगले प्रश्न पर चलें।
पूछा गया बताइए कौन सा है जो सबसे अच्छा बेसिक गुण रखता, तो सबसे अच्छा बेसिक गुण आपका अमोनिया रखेगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर डोनेट करना है, तो जितना छोटा साइज होगा उसके इलेक्ट्रॉन उतने इकट्ठा होंगे, वो आसानी से कोऑर्डिनेट कर सकता, आसानी से दान कर सकता है। जितना बड़ा आकार होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी बिखरी हुई होगी, उसको आसानी से कोऑर्डिनेट करने में मुश्किल पेश आती है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा बेसिक। हाइड्राइड ऊपर से नीचे जाने पर बेसिक गुण डिक्रीज करने लगता है। इसमें से कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? याद कीजिए, रिड्यूसिंग एजेंट उसको कहते हैं जो नेसेंट हाइड्रोजन देता है। जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो आप ये पाएंगे जो आकार जो है वो बड़ा होता जाता है, आकार बड़ा होता जाता, फिर और नीचे जाएंगे आकार और ज़्यादा बड़ा होगा। जितना ज़्यादा आकार बड़ा होगा बॉन्ड की दूरी उतनी अधिक, पकड़ उतनी कमज़ोर, आसानी से देगा। तो यहाँ पर एंटीमनी SbS3 जो है वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। इसी में अगला प्रश्न फिर से ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट H2TE आपका होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे, ऑक्सीजन से बड़ा सल्फर, फिर सेलेनियम बड़ा, फिर टेलुरियम बड़ा, तो जितना ज़्यादा आकार बड़ा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी अधिक होगी, पकड़ उतनी कमज़ोर होगी, आसानी से हाइड्रोजन देगा। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट आई कहता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मॉलिक्यूल के बीच के पकड़ के द्वारा निकाली जाती। तो याद कीजिए H2O मॉलिक्यूल, ये हो गया H2O मॉलिक्यूल, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जिसके कारण पकड़ मजबूत होती और इसके बॉइलिंग पॉइंट का मान हाई होता, ये अपवाद में होता। वैसे ऊपर से नीचे जाने पर आकार बड़ा होगा, जितना ज़्यादा आकार बड़ा होगा वंडरवाल फोर्स उतना अधिक लगेगा। समझ जाइए वो उतना ज़्यादा आपका प्रूफ हो जाएगा मजबूती का, पकड़ का। बॉइलिंग पॉइंट इन सबों में किसका होगा? यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड का चक्कर है, लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन आ जाता। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव नाइट्रोजन होता, मतलब इसके हाइड्रोजन बॉन्ड की शक्ति कमज़ोर होती है, अधिक होती है लेकिन इन दोनों की तुलना में कमज़ोर होगी। तो इस कारण से ऊपर से नीचे आप जाएं, नाइट्रोजन, उससे बड़ा फास्फोरस, उससे बड़ा आर्सेनिक, उससे बड़ा एंटीमनी और फिर सबसे बड़ा बिस्मथ। तो ऊपर से नीचे जब आप जाएंगे तो ये सबसे बड़ा, और आकार जितना ज़्यादा बड़ा होगा वंडरवाल फोर्स उतनी ज़्यादा अधिक होगी, इसलिए यहाँ SbS3 इसका आंसर होगा। NH3 होता लेकिन ये सबसे नीचे निगेटिविटी होने के कारण इसके हाइड्रोजन बॉन्ड की पकड़ थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, इसलिए आंसर विल बी SbS3। पूछा गया सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब किसको गर्म करने के बाद वो जल्दी नहीं टूटेगा। स्वाभाविक है ऊपर से नीचे आते हैं बॉन्ड लंबाई बढ़ती जाती है, पकड़ कमज़ोर होगी, वो जल्दी टूट जाएगा और ये आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। दिस इज़ द आंसर, थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। फिर यहाँ भी वही क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी H2O की। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब गर्म करने पर जो जल्दी ना टूटे। तो भाई जिसकी लंबाई बॉन्ड लेंथ कम होगी, दूरी कम होगी, पकड़ मजबूत होगी, वहाँ पर वो स्टेबल होता है, और नीचे जाने पर उसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाती, दूरी अधिक न्यूक्लियस से, पकड़ कमज़ोर हो जाता। इसी में हो गया। फिर एक रीजनिंग क्वेश्चन आ गया, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ग्रुप नंबर 15 में याद कीजिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, 4 एलिमेंट को लिया गया। अब
इन चारों के कन्फिग्रेशन को देखें तो 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3। सबको याद होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब वह प्रभाव जिसके द्वारा उसके लास्ट ऑर्बिट का s इलेक्ट्रॉन जल्दी बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता, खाली p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेते। इसके लिए बड़ा साइज होना अनिवार्य है। तो सबसे बड़ा साइज इसका हमें एंटीमनी का मिल रहा, इसलिए एंटीमनी में इनर्ट पेयर इफेक्ट का मान जो होगा वो सबसे अधिक होगा। आंसर विल बी एंटीमनी। और उसमें p वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से बॉन्ड बनाने में भाग लेगा और s का इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेगा, इसलिए +3 सबसे ज़्यादा स्थायी होगा एंटीमनी का। फिर यही सवाल ग्रुप नंबर 14 में चले तो ग्रुप नंबर 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसके विन्यास कॉन्फ़िगरेशन पर 2s2 2p2 लास्ट वाला लिख रहे हैं, 3s2 3p2, 4s2 4p2, 5s2 5p2, 6s2 6p2। अगर आप इन पूरे को गौर से देखें तो ध्यान दीजिएगा इसमें ये सबसे बड़ा है। आईपी इफेक्ट साइज पर निर्भर करता, जितना बड़ा साइज उतना ज़्यादा आईपी इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इस जगह पर p के इलेक्ट्रॉन आसानी से बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे, s उतनी आसानी से नहीं लेता, इसलिए +2 सबसे ज़्यादा स्थायी होगा लेड का। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। फिर हो गया +1 किसका सबसे ज़्यादा, तो बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ग्रुप नंबर 13 है तो इसमें सबसे ज़्यादा इंडियम का होगा। आपको खाली ये देखना है ऊपर से नीचे आने पर जो सबसे नीचे जिसका आकार सबसे बड़ा उसमें आईपी इफेक्ट सबसे ज़्यादा। आईपी इफेक्ट क्या होता, तो लास्ट ऑर्बिट का p इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेता, उसके s इलेक्ट्रॉन जल्दी से बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते, इसी प्रभाव को नाम देते आईपी इफेक्ट। फिर यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर का एक पॉइंट जरूर संभालें, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्सेप्शन है, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर, थ्योरी याद रखिएगा, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी हालत में उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकता, और अगर ज़्यादा हो रहा तो समझ जाइए उसमें कौन सा बॉन्ड है, पेरोक्साइड बॉन्ड। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसके इक्वल होता, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे सेंट्रल एटम आपका नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2,5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, इज इक्वल टू +5, इज इक्वल टू +5। वैसे आप निकालेंगे HNO4 का तो आपको यहाँ पर +7 प्राप्त होगा, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड है, इसलिए ये चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। ये पेरोक्साइड बॉन्ड हुआ, इसलिए याद रखना है एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से अगर इंक्रीज कर जाए तो समझ जाइए उसमें कौन सा बॉन्ड है, पेरोक्साइड बॉन्ड है। अगर मैक्सिमम की तुलना में ये बढ़ जाता तो, और उसका करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, इज इक्वल टू प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट आ जाइए, अगला पॉइंट H2SO5। तो इसमें निकालना है सेंट्रल एटम सल्फर का। S का एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन 286, वैलेंस इलेक्ट्रॉन +6, 6 हो गया। इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6। यहाँ निकालेंगे, आप निकाल कर चेक कर लें, यहाँ आपको +8 मिल रहा, विच इज़ रॉन्ग। करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, इज इक्वल टू +6। क्यों होगा, पेरोक्साइड बॉन्ड के कारण। ये ऑक्सीडेशन नंबर का एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है, संभालिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसी में आपसे पूछा गया, बताइए
H2SO8 में S का कितना होगा, आप निकाल कर कोशिश करें। 2x प्लस 2 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू प्लस 7 इज इक्वल टू रॉन्ग। अभी तुरंत हमने बताया सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, इज इक्वल टू प्लस 6, तुरंत हमने आपको बताया। इसी आधार पर आप आगे चलें। बोला गया बताइए आप अमोनियम नाइट्राइट में N का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, NH4NO2 में कितना। दो भाग में बांट लीजिए क्योंकि ये N दो जगह पर है, केटायन में अलग एनायन में अलग। इसका अलग से निकालिए, x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस 1, x इज इक्वल टू माइनस 3। यहाँ फिर निकालिए x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू प्लस 3। द आंसर विल बी डी। मतलब कोई एटम अगर केटायन और एनायन में अलग अलग हो तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी अलग अलग निकाला जाता है। कहा गया ब्लीचिंग पाउडर में बताइए क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। ब्लीचिंग पाउडर का ये जो क्लोरीन है ये दो प्रकार का है, इसमें Ca का +2, Cl का -1 और पूरे OCl पर कितना -1। क्यों, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर चार्ज -1 है तो -1, यहाँ Cl का निकालना है x, O का कितना -2 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू कितना +1। आंसर होगा -1 एंड +1, दोनों इसके आंसर होंगे। फिर इसमें कहा गया बॉन्ड एंगल। अब आप गौर करें, यहाँ पर ये जो एलिमेंट हैं ये ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम डाल सकते पूरा का पूरा। गौर करिएगा, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। बस इतनी थ्योरी याद रखनी। तो ऊपर से नीचे जाने पर हमको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान घटता जाता क्योंकि आकार बढ़ेगा, दूरी अधिक, पकड़ कमजोर, खींचने की क्षमता कम। ऐसी हालत में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, इसलिए सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल H2O का। किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आई, फिर इसमें भी वही पूछा गया, ऊपर से नीचे आने पर हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जो होता वो डिक्रीज करता, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव NH3, इसलिए सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल किसका हो गया, NH3 का बॉन्ड एंगल हो गया सबसे बड़ा। ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। एक छोटा सा टॉपिक दिया जिसमें कुछ रिवीजन करने के लिए हमने आपको टॉपिक दिया। थैंक यू वेरी मच।